हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अमेरिका दर्शन चैनल। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसका हमें शायद सारे लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था और ये इतनी अच्छी न्यूज़ है कि शायद आपको सुनकर भी ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से ऐसी ही अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए बेकरार हैं। सो रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि जो बाइडेन से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो बात जो कि जो बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई है, और दूसरा हम बात करेंगे, मैंने एक रिसेंटली H1B वीज़ा के न्यू रूल्स को लेकर एक वीडियो डाला था जिसमें कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे, इतने वैलिड क्वेश्चंस पूछे हैं कि मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब देना तो डेफिनेटली बनता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो बाइडेन ने जो 8 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने क्या कहा। I will introduce an immigration bill immediately. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, इसमें जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई अब डेमोक्रेट्स के पास 20 जनवरी को सेनेट भी होगा और हाउस भी कंट्रोल में होगा, तो पहली प्रायोरिटी इस गवर्नमेंट की जो है वो क्या होगी, प्रेसिडेंट की प्रायोरिटीज़ में क्या होगा। तो इसमें देखिए, आपने देखा कि उन्होंने क्लियरली कहा कि जो बाइडेन जब ऑफिस संभालेंगे, जब अपना चार्ज लेंगे, तो उनकी प्रायोरिटी में ये होगा कि वो जो इमिग्रेशन का एक नया बिल अपने हिसाब से, जो उनका अपना न्यू बिल है, वो कांग्रेस में सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पुराने प्रेसिडेंट ने, जो कि ओल्ड प्रेसिडेंट ने जो भी बैन लगाए थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज किए थे और वो ऑर्डर अमेरिका के हित में नहीं है और फेवर में नहीं है, तो वो उन सारे बैन को हटा देंगे, उन सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को नलीफाई कर देंगे। सो ये एक बहुत ही बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है। जो बाइडेन ने इलेक्शन जीतने से पहले इमिग्रेशन के बहुत सारे प्रोमिसेस, जो उनका एजेंडा था, उसमें भी इमिग्रेशन के बारे में बहुत बात की थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कभी भी उस बारे में बात नहीं हुई है। अगर आप देखें कि ये जब बैन एक्सटेंड हुआ, जो ट्रैवल बैन था, वो 31 दिसंबर से 31 मार्च के लिए जब एक्सटेंड हुआ, उसके बाद भी जो बाइडेन या उनकी टीम की तरफ से कुछ भी कमेंट नहीं आया था। लेकिन जब रिसेंटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा बोला है, एंड दिस इज 8 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड 20 जनवरी को वो चार्ज ले लेंगे। सो अभी सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और उन्होंने जब ऐसा बोला है तो एक बहुत ही पॉजिटिव, मुझे लगता है, उम्मीद जाग गई है कि हाँ, जो उन्होंने इमिग्रेशन के लिए सोचा था वो वही करने वाले हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत अपने आप में इतनी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद, सुनने के बाद इतने लोगों को रिलीफ मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, इस बैन में हर तरह के बैन थे। ग्रीन कार्ड, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो, कैसा भी ग्रीन कार्ड हो, ऑलमोस्ट लॉटरी बेस्ड हो या फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड हो, एक्सेप्ट कि भाई यूएस सिटीजन के जो स्पाउस एंड चिल्ड्रन थे, सिर्फ उनको अलाउड था। हालांकि उसके बाद पेरेंट्स तक को भी अलाउड नहीं था। लॉटरी वाले बैन थे, सारे वर्क वीज़ा जो है वो बैन थे, H1B हो, J1 हो, L1 हो। सो लोग अपनी H1B लॉटरी क्लियर होने के बाद भी आज तक यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। तो सोचिए, जो लोग इतनी बेकरारी या बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा पॉजिटिव फर्क पड़ने वाला है। मैं उस बात को लेकर बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक जो भी इसको देखेगा, इस न्यूज़ को सुनेगा, और आई होप कि ऐसा ही हो 20 जनवरी के बाद, कि जल्दी से जल्द न्यू इमिग्रेशन बिल जो है इंट्रोड्यूस हो, वो पास हो और लोगों की जो टेंशन है वो ख़त्म हो सके। सो ये थी दोस्तों पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो मैं आपसे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, और आप ये वीडियो, मैं कहूँगा, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि जो लोगों ने सवाल पूछे हैं H1B को लेकर, वो इतने अच्छे और इतने सॉलिड क्वेश्चंस हैं कि उनका जवाब बिल्कुल देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने वो सवाल, किसी ने जो भी हैं, अगर नहीं भी पूछे हैं, आपके दिमाग में नहीं है, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि H1B का क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसे सैलरीज डिसाइड होंगी, कैसे क्या वेजेस होते हैं। सो ऐसी बहुत सारी बेसिक बातों पर मैं आप लोगों से इसमें अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। एंड दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा यार, कि मैं, देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड बनाता रहता हूँ, लेकिन मैं एक इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ आपसे अपने
इतना ढेर सारा मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का यहाँ पर, बहुत सारे वीज़ा का, ग्रीन कार्ड, हर तरह का वीज़ा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जैसे J1 है, H1B है, ग्रीन कार्ड है, मैं इन सब के थ्रू होकर गुजर चुका हूँ और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। सो जो अपनी समझ है, जो लोगों से डिस्कशन के बाद समझता हूँ, वो सब आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप भी आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में सुनकर इन चीज़ों को समझ पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूएस आने वाले हैं तो इन सब बातों को जानें। फ्रेंड्स, ये है पहला कमेंट, प्लीज़ टेल अस द मिनिमम सैलरी अंडर दिस न्यू रूल फॉर H1B। सो बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी का भी, कोई भी सोच सकता है कि मिनिमम सैलरी क्या होगी। सो दोस्तों, ये सैलरी के बेसिस पे पेटिशन जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ये वेजेस के बेसिस पर होगा। एंड वेज क्या होता है? वेज होता है जो आपको आपके काम के लिए पर आवर जो मिलता है, काइंड ऑफ के $10 पर आवर मिल रहा है या $20 पर आवर मिल रहा है, ये कहलाता है वेज। सो इसके हिसाब से जो है आपकी सैलरी डिसाइड होगी। इस वेज में जो है 4 लेवल होते हैं वेजेस में, वेज लेवल 1, 2, 3 एंड 4। सो वेज लेवल 1 जो है वो कहलाता है एंट्री लेवल, जिसमें कि आपको इसके हिसाब से मिनिमम सैलरी मिलेगी। और वेज लेवल 4 जो है वो कहलाता है हाईली एक्सपीरियंस लोगों को जो मिलता है काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। और इसमें सैलरी का डिफरेंस जो है लेवल 1 से लेवल 4 के बीच में 2 गुने का डिफरेंस और उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है। बाल्टीमोर में अगर कोई टीचर है, टीचर अपॉइंट हुआ है, तो उसके 4 लेवल हो सकते हैं, एंट्री लेवल, वेज लेवल 1 और जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है वेज लेवल 4। सो इसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि आपकी सैलरी फिर कितनी होगी और वेजेस के लेवल पर ये डिसाइड होगा कि आपको H1B मिलने वाला है कि नहीं। क्योंकि सीन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है दोस्तों कि जैसे वेज लेवल 4 अगर जो है ज़्यादातर वो ही टॉप प्रायोरिटी में रहेंगे और वो ही उन्हीं को उनका H1B जो है पिक किया जाएगा। तो अब मैं पढ़ता हूँ आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। 70K or 80K in the state in like Texas is equivalent to 100K, 120K in the state like California. They should characterize each state differently in this. So बिल्कुल सही बात है, वही मैंने आपको इसमें बताया कि ये जो है देखिए उस पर डिसाइड होगा कि आपका वेज लेवल क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आप मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है, उसको टेक्सास में वेज लेवल 4 मिल रहा है और उस वेज लेवल 4 की जो सैलरी है वो है 80K, राइट। और कैलिफोर्निया में एक इंजीनियर सेलेक्ट हुआ है, उसको वहाँ पर ऑफर हुआ है 100K, लेकिन उसका वेज लेवल जो है वो है 3, वेज 3। सो ऐसे केस में जो टेक्सास वाला इंजीनियर है जिसको वेज लेवल 4 दिया गया है उसका सिलेक्शन होगा, ना कि जो कैलिफोर्निया में इंजीनियर है उसका। अगर वेज लेवल 4 है और सैलरी अगर कम है तो उसका चांसेस ज़्यादा हैं बजाय उसके जिसका वेज लेवल 3 है लेकिन सैलरी हाई है। तो नाउ अभी पढ़ता हूं मैं आपके सामने तीसरा कमेंट। देन व्हाट अबाउट पीपल वर्किंग इन नॉन टेक इंडस्ट्री, दे आर टू लेस कंपेयर टू टेक वर्कर्स। सो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है और हमेशा देखिए जैसे ही ये रूल आया था सबके दिमाग में यही बात आई थी। ये जो वेज लेवल है उस पर सिलेक्ट होगा, उसके बेसिस पर सिलेक्ट होगा कि वो प्रायोरिटी दी जाएगी जिसका वेज लेवल अपर है, हाई है। सो वेज 4 प्रोबेबली टीचर का सिलेक्ट होगा बजाय वेज 3 हायर सैलरी विद अ टेक वर्कर। सो यहाँ पर अगेन इस चीज़ को वहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। नाउ मैं पढ़ता हूँ आपके सामने नेक्स्ट कमेंट विच इज विल दिस रूल अफेक्ट कैप एग्जेम्प्ट H1B2। सो देखिए कैप H1B जो है वो होते हैं दो, एक कैप जिन पे कैप होती है कि जिसमें 65,000 वाले नंबर से 65,000 प्लस 20,000 वो है कैप। एक है नॉन कैप जो कि देखिए वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं मोस्टली फाइल किए जाते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके द्वारा, तो जिसमें कि आते हैं आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सो ये आती हैं नॉन कैप में। सो इसमें कोई नंबर भी डिसाइडेड नहीं है, सो इन पर ये रूल लागू नहीं होता है। सो बेसिकली क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट, इसमें मोस्टली अक्सर ये देखा गया है कि वेज लेवल जो है वो खुद ही डिसाइड करते हैं और वेज लेवल जो लोअर एंड से ही वहाँ पर स्टार्ट होता है जब आप वहाँ पर कोई जॉब करते हैं। सो इस पर जो नॉन कैप वाले H1B हैं उन पर ये रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। नॉट गुड, फ्रेशर्स कमिंग फॉर मास्टर्स विल बी इम्पैक्टेड।
बिल्कुल सही बात है कि फ्रेशर्स जो होते हैं भाई मास्टर्स लेवल के बाद जब कोई जॉब स्टार्ट करता है तो वो एंट्री लेवल से स्टार्ट करता है। तो उस केस में जो है वेज लेवल के बेस पे उसका वो वहाँ पर उसको H1B नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को वहाँ एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है इस रूल में कि भाई जो मास्टर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको OPT के लिए यहाँ टाइम मिलता है जो कि 3 साल होता है। सो इसमें वो लोग अपने उन 3 साल में अपने आप को उस लायक बना सकते हैं, ऐसी स्किल्स ले सकते हैं कि जो कि 3 साल के बाद जब वो H1B फाइल करेंगे तो उनको हायर वेज लेवल ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों ये अगर एक सेंस में हम देखें तो उनके लिए अच्छा भी है कि भले ही वो एंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे लेकिन 3 साल बाद जब उनके स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और वो H1B वीज़ा के लिए फ़ाइल करेंगे तो उनको वहाँ पर हायर वेजेस जो है वेज 4 जो है वो ऑफ़र किया जाएगा। और अगर हायर वेज ऑफ़र किया जाएगा, लेवल जो ऑफ़र किया जाएगा, सो उनका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो आई थिंक ये एक अच्छा ही पॉइंट उन्होंने रखा है। इसमें लोग आई थिंक उस 3 साल में काफ़ी मेहनत करके अपना स्किल सेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को कंपेटेबल बना सकते हैं बहुत ही वेज लेवल, जो टॉप मोस्ट वेज लेवल 4 के लिए। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपके सामने आज रखी है एंड जो सवाल थे बहुत ही अच्छे थे, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। एंड मेरी कोशिश वही होती है कि मैं आप लोगों के जो सवाल हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को पिक कर सकूं और उनके सही से सही आंसर दे सकूं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको खूब लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, आपको जिनके साथ लगता हो कि बहुत इन काम आ सकती है जिनके। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।